नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं मुकेश। दोस्तों, आज हम राजस्थान बोर्ड की कक्षा 10 की गणित की एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत पूरी किताब का हम शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियोज़ लेकर आगे आते रहेंगे आपके लिए। तो चिंता की कोई बात नहीं है, आप यहाँ पर रेगुलर वीडियो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। आप विजिट किया करो इस पर, और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं उन सब के नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तो दोस्तों, कक्षा 10 की गणित का पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, यानी कि हम इस अध्याय के अंतर्गत वास्तविक संख्याओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो यदि आप वास्तविक संख्याओं के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो पहले मैंने एक वीडियो बनाया है संख्याओं के प्रकार, उसका मैं आपको लिंक डाल दूंगा। आई बटन पे ऊपर लिंक आ रहा होगा, इस लिंक पे आप क्लिक करके ये जान सकते हो कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। उन सब की डिटेल मैंने इसमें दे रखी है इस वीडियो में, लेकिन मैं यहाँ पे इन शॉर्ट आपको बता देता हूँ कि वास्तविक संख्याएं होती क्या हैं। देखो दोस्तों, बच्चों, वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत सारी की सारी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को यदि मिला दिया जाए, यानी कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय या संग्रह क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले जो ये प्रश्नावली 1.1 है, यानी कि इसके पहली प्रश्नावली के अंतर्गत जो पहला पॉइंट है वो है 1.1, इकाई है इसकी प्रश्नावली की छोटी 1.1। इसमें हम पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो बच्चों, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या है, इसको समझने से पहले हमको एक प्रमेयिका पढ़नी पड़ेगी। वो प्रमेयिका क्या है? उसका नाम है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक है बच्चों, इसके बारे में हमको पढ़ना पड़ेगा पहले, उसके बाद में हम इसका अध्ययन करेंगे। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम को समझने से पहले प्रमेयिका के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये प्रमेयिका क्या है? कुछ आपने नाम सुना होगा, भागफल प्रमेय होती है एक, ठीक है। वो क्या होती है आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासों में। जैसे ये होता है जिसमें हम भाग देते हैं वो होता है भाज्य, है ना, और जिसका हम भाग देते हैं उसको बोलते हैं भाजक, और जितनी बार भाग जाता है उसको हम बोलते हैं भागफल, और जितना शेष बचता है हम उसको बोलते हैं शेषफल। तो भागफल प्रमेय में आपने पहले क्लासों में पढ़ा होगा कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, यानी कि ये भाज्य बराबर इन दोनों का तो गुणा भाजक और भागफल का, और शेषफल जो होता है, रिमाइंडर जो होता है, वो जुड़ जाता है। ये आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, भागफल प्रमेय के नाम से पढ़ा होगा कि भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब हम यहाँ पे भाजक, भाज्य और भागफल और शेषफल को नाम दे देते हैं। जैसे मान लिया जाए कि भाज्य तो a कोई धनात्मक पूर्णांक है, पूरा नंबर है और धनात्मक है, प्लस का है, और हम इसमें भाग दे रहे हैं, मान लो b का भाग दे रहे हैं, और q बार भाग जा रहा है और r शेषफल बचता है, ये हमने मान लिया। तो भागफल प्रमेय के अनुसार क्या होता है? भाज्य a बराबर भाजक गुणा भागफल b गुणा q, bq प्लस शेषफल r। तो ये समीकरण बनता है, और यही समीकरण कहलाता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यही है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यहाँ पर जो शेषफल जो होता है, r जो होता है, वो हमेशा भाजक से छोटा होता है, या तो छोटा होता है या 0 के बराबर। यानी कि ये जो रिमाइंडर जो होता है, r जो होता है, ये छोटा होता है हमेशा किससे? भाजक से। ये हमेशा भाजक से छोटा होता है, परंतु 0 के या तो बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। देखो मैं समझा देता हूँ तुमको। जैसे मान ले जाए मैंने 5 का भाग दिया 42 में,
तो 5 छठे 40, शेषफल कितना बच गया 2, तो शेषफल 2 बचा। आर का मान कितना आया 2। तो ये आर का मान जो है ना हमेशा इस 5 से छोटा आएगा या 0 आएगा। जैसे मान लो यहाँ पे 40 होता तो 0 आता, 41 होता तो 1 आता, 42 होता तो 2, 43 होता तो 3, 44 होता तो 4 और 45 होता तो फिर 5 9 45 फिर 0 बचता। मतलब शेषफल हमेशा जो होता है ना वो भाजक से छोटा और 0 से बड़ा या उसके बराबर होता है। यही कहलाता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। मैं शुरू से रिपीट कर देता हूँ। हम पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के बारे में। उसको समझने से पहले हमको समझना जरूरी है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कैसे याद रखेंगे। हमने एक प्रमेय पढ़ी है छोटी क्लासों में जिसको हम बोलते हैं भागफल प्रमेय। वो कहती है कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। जैसे मान लो ये भाज्य है, ये भाजक है, जिसका भाग दे रहे हैं वो भाजक, जिसमें भाग दे रहे हैं वो भाज्य, और जितनी बार भाग जा रहा है वो भागफल, और जितना शेष बचता है वो शेषफल। तो ये सूत्र बन गया। भाज्य को हमने मान लिया a, भाजक को मान लिया b, भागफल को मान लिया q और शेषफल को मान लिया r। हमने यहाँ पे मान रख दिया। और हमने अभी बताया आपको कि जो शेषफल जो होता है, रिमाइंडर जो होता है, वो भाजक से हमेशा छोटा आता है या 0 के बराबर या उससे बड़ा आता है। अब ये क्या चीज है, ये क्या है, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करके इसके बारे में बता रहा हूं मैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या है। एल्गोरिदम एक अंग्रेजी का शब्द है, इसको हिंदी में बोलते हैं कलन या विधि, है ना। तो समझो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF या में से निकालने की जो विधि होती है उसी को हम बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। रिपीट करता हूं मैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करके दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF या में से निकालने की जो विधि होती है उसको कहलाता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। अब मैं आपको बताऊंगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की सहायता से किन्हीं भी दो धनात्मक पूर्णांकों का जो HCF है वो कैसे निकालते हैं। देखिएगा, पहले मैं इसको मिटा देता हूं। तो हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम में किसके सहायता लेंगे, कोई भी धनात्मक पूर्णांक है a, इसको हम किस रूप में ले सकते हैं BQ प्लस R, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इसको हम काम में लेंगे। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक को हम लिख सकते हैं BQ प्लस R के रूप में। यहाँ B तो क्या है बताओ भाजक, Q का है, Q क्या है भागफल और R क्या है शेषफल और A क्या है भाज्य। यहाँ पर जो शेषफल जो होता है वो भाजक से हमेशा छोटा होता है, 0 के बराबर या 0 के बड़ा। ठीक है, इसको हम सहायता लेंगे। R का मान जो होता है भागफल का मान, ये हमेशा भाजक से तो छोटा होता है और 0 से बड़ा या उसके बराबर होता है। अब जैसे एक सवाल है, इसमें एक एग्जांपल बताऊंगा मैं आपको। ये रहा एग्जांपल नंबर 1 है। ये कह रहा है कि 4052 और एक संख्या और दी गई है 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। ये हमारा एग्जाम्पल है। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का हम इसमें प्रयोग करेंगे। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये ध्यान रखना आप कि बड़ी संख्या जो है ये, इस बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देंगे। 12576 जो कि बड़ी संख्या है, इसमें हम भाग देंगे 4052 का। ये आप ध्यान रखना। कैसे करेंगे, सबसे पहले बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देंगे हम।
तो 4052 का पहाड़ा तो हमें आता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस 4 का पहाड़ा बोलो और इतनी बार बोलो कि ये 12 जो है ना या तो इससे कम हो या बराबर हो, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 4 तिये 12, लगभग 3 बार भाग जाएगा। तो 3 बार भाग देता हूँ मैं इसमें, गुणा करके देख लेते हैं पहले। 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 का 5 का हासिल 1, 3 गुणा 0 0 और 1 1, 3 चौके 12। तो ये आ गया हमारे पास 12,156। घटाएंगे इसमें से तो 0, 7 में से 5 गया तो 2 और 5 में से 1 गया तो 4, ये तो 0 आ गया। कितना बचा शेषफल 420, है ना। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाएंगे इसमें, कैसे लगेगा, क्या कहता है वो, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये तो बोलता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो यहाँ लिखेंगे चरण फर्स्ट या पद फर्स्ट। देखो भाज्य कितना है 12,576 बराबर भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल कितना है 420, लिख दिया, ये पहला हो गया। अब यहाँ पे आएगा चरण सेकंड, क्या आएगा देखो। अब ये 420 जो शेषफल बचाना, इसका हम भाग देंगे इस 4052 में, देखना 4052 में, ठीक है। तो देखो ये 4 ढाई 40 होता है वैसे तो, है ना, लेकिन ये जो 20 है ना 10 से गुणा उसका 200 हो जाएगा, मतलब ज़्यादा बार हो जाएगा मतलब। तो 4 9 36, 9 बार भाग जाएगा इसमें। देखो हम 9 बार भाग देता हूँ मैं। 9 गुणा 0 0, 9 दूनी 18 का 8 का हासिल 1 और 9 चौके 36 और 1 37, ये आ गया। रिपीट कर देता हूँ मैं, देखो 9 गुणा 0 0, 9 दूनी 18 का 8 का हासिल 1, 9 चौके 36 और 1 37, घटाता हूँ मैं 2 आया। ये हासिल नहीं 15, 15 में से 8 गया तो कितना बच गया 7, यहाँ पे कितना बचेगा 9, 9 में से 7 गया तो 2, यहाँ पे 3 में से 3 गया तो 0। अब हम क्या करेंगे, देखो चरण सेकंड में क्या लिखेंगे, भाजक कितना है बताओ 4052 बराबर, सॉरी भाज्य कितना है 4052 बराबर भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल प्लस कितना है शेषफल, लिख दिया। अब इसके बाद में आएगा चरण कितना थर्ड, तीसरा। अब हम क्या करेंगे, इस 272 का भाग देंगे किसमें 420 में। पहले क्या क्या था 420 का भाग दिया था 4052 में, अब की बार 272 का भाग देंगे 420 में। देखे देखो 420 में एक बार ही जाएगा, सीधी सी बात है, 2 बार ज़्यादा हो जाएगा। तो 272, 8 बच गया, इधर रह गया 1, 1 में 7 नहीं घटे, यहाँ से ले ली, तो 11 में से 7 गया तो 4 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा 1। तो चरण थर्ड में क्या लिखेंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। अब 148 में भाग देंगे 272, 148 का भाग देंगे 272 में, इधर जगह कम है मैं इधर कर देता हूँ। 148 का भाग देंगे किसमें 272 में, एक बार ही जाएगा। तो 148 घटाओ, 12 में से 4 गए तो 12 में से 8 गए तो 4, यहाँ पे कितना बच गया 6, 6 में से 4 गए तो 2, यहाँ पे कितना बच गया 1। तो क्या लिखेंगे बताओ चरण 4, ऐसे भाग देते चले जाएंगे। तो क्या लिखेंगे, भाज्य 272 बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल 124 बच गया। उसके बाद में लिखेंगे चरण 5, कैसे लिखेंगे देखो। अब 124 का भाग देंगे 148 में, 148 में भाग दो, एक बार जाएगा कि नहीं जाएगा, एक बार जाएगा। तो दे लो 101 बार, तो कितना बचेगा 4, यहाँ पे कितना बच गया 2, 24 बच गया ना। फिर वही इधर लिखो चरण भाज्य बराबर, भाज्य कितना है 148, आ रहा है समझ में। मतलब क्या करना है तुमको, छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग दिया, शेषफल ये बचा 420। अब 420 का भाग दे लो 4052 में, तो शेषफल आया 272, 272 का भाग दे लो 420 में, फिर क्या आया 148। अब 148 का भाग दे लो 272 में, फिर कितना आया शेषफल 124, 124 का भाग दो 148 में, फिर कितना आया 24। अब 24 का भाग देंगे 124 में। मतलब ऐसा करते हुए जाएंगे, कब तक करते जाएंगे, जब तक क्या आ जाए शेषफल 0। और जब शेषफल 0 आ जाएगा ना, तो जिसका भाग देने पर शेषफल 0 आया वही एचसीएफ आता है। और इसको हम चरण बाई चरण लिखते जाते हैं, भाज्य बराबर भाजक प्लस शेषफल, है ना, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, शेषफल क्या आना चाहिए 0 लास्ट में। तो 148 बराबर क्या लिखेंगे हम 124
गुणा 1, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब 24 का भाग दो किसमें, 124 में, ठीक है। तो 24 पंजे कितने होते हैं, 120, कितना बचेगा 4। फिर लिखो चरण कौन सा, छठवां। तो क्या आएगा चरण छठवां, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब शेषफल कितना है 4। फिर इस 4 का भाग दो 24 में, 4 का भाग दो 24 में, 4 6 की 24, तो शेषफल कितना आ गया आप बताओ 0। तो यहाँ पे लिखेंगे चरण कितना, सातवां। क्या लिखोगे बताओ, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। शेषफल कितना आ गया 0। तो अब हमारा HCF जो आ गया वो कितना आ गया, यहाँ लिख देता हूं मैं, कितना आ गया HCF, किसका भाग देने पर HCF 0 आया, 4 का भाग देने पर। तो 4 क्या आ गया हमारा HCF, यानी कि में से। तो ये होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम द्वारा में से निकालना। ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम इसलिए लग गया क्योंकि संख्याएं बड़ी थी, है ना। छोटी संख्याएं आती हैं अमूमन एग्जाम में, तो आपको क्या ध्यान रखना है, बड़ी संख्या का भाग छोटी संख्या में देना है। जो शेषफल आता है उसका भाग हम इसमें देंगे बड़ी संख्या में, जिसका भाग जाता है ऐसे देते चले जाएंगे। शेषफल क्या आना चाहिए 0, जिसका भाग देने पर शेषफल 0 आया वही भाजक क्या हो जाएगा HCF, ठीक है। और इसको हम चरण बाई चरण ऐसे लिखते जाते हैं। तो ये ऐसे सवाल हो गए। अब देखो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की सहायता से एक डिफरेंट टाइप के हम सवाल पढ़ेंगे। कैसे है वो सवाल देखो। तो बच्चों दूसरा एग्जाम ये है बच्चों, इसमें क्या दिया गया है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक, कैसा पूर्णांक, समपूर्णांक, और कैसा है धनात्मक, वो 2q के रूप का होता है, तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक तो है लेकिन विषम है, किस रूप का होता है, 2q प्लस 1 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। ये हमें दर्शाना है, यानी कोई पूर्णांक दे रखा है हमें, वो जो है यदि सम है, सम धनात्मक पूर्णांक है तो उसे 2q के रूप में लिख सकते हैं, और कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है उसे हम 2q प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं। ये प्रदर्शित हमें करना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो याद रखना, सबसे पहले तो हम उस धनात्मक पूर्णांक जिसको हम 2q और 2q प्लस 1 के रूप में दिखाएंगे उसको हम a मान लेते हैं। तो मैंने लिख लिया, माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है स्मॉल लेटर में, तथा उसे निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है, निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। तो निम्न प्रकार से कैसे लिखा जा सकता है, देखो हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ये एल्गोरिदम के अनुसार हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक a यानी कि भाज्य बराबर क्या होता था, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये पढ़ा था नहीं पढ़ा था हमने। यहां पर r क्या होता है, भाजक से तो छोटा, ये छोटा वाला मुंह इधर है ना, और 0 से बड़ा या उसके बराबर, यह पढ़ा था हमने। तो यहां पे हमको वही बात लिखनी है कि माना कोई धनात्मक पूर्णांक है a तथा उसे निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। क्या लिख सकते हैं बताओ, a बराबर bq प्लस r, ये लिख सकते हैं। r हमेशा क्या होता है, 0 से तो, b से तो छोटा और 0 से बड़ा या उसके बराबर, यही तो। लेकिन हमें यहां पर एक विशेष बात ध्यान रखनी है, यदि आपको 2q या 2q प्लस 1 के रूप में दिखाना है तो हमें इस b का मान हमेशा 2 लेना है, ये याद रखना। b का मान क्या लेना है, 2। यदि हमको सिद्ध करवाता 4q प्लस 1, 4q प्लस 2, 4q प्लस 3, ऐसे सिद्ध करवाता तो b का मान कितना मानते हम, 4 मानते। आई बात समझ में। तो ये क्या है, भाजक होता है ना, तो शेषफल जो होता है ना वो भाजक से हमेशा छोटा आता है। तो यानी कि इस रूप में आपके समझ में आया तो लिख देना, या r का मान क्या क्या हो सकता है, या तो 0 हो सकता है, या क्या हो सकता है 1 हो सकता है, परंतु 2 नहीं हो सकता।
क्योंकि 2 का तो हम भाग ही दे रहे हैं, भाजक है 2, तो 2 से छोटा नहीं हो सकता, उससे छोटा हो, 2 से बड़ा बराबर नहीं हो सकता, 2 के बराबर है उससे बड़ा, केवल क्या हो सकता है, छोटा हो सकता है। यदि यहाँ पे 4 होता, 4 क्यूब प्लस 1 सिद्ध करवाता हूँ, हम यहाँ पे 4 लिखते, तो शेष फल का मान क्या होता, 0 1 2 3, परंतु 4 नहीं हो सकता, है ना। अब हमेशा याद रखना ये तुमको याद रखना है हमेशा कि इस रूप में लिखा जा सकता है। यहाँ पे जो b का मान है उससे छोटा आएगा r का मान, और यहाँ पे विशेष रूप से याद रखना है ये जो 0 या 2 होता तो 2, 4 होता आगे तो 4, तो ये सम संख्याएं जो होती हैं साथ में 0 वो तो होती है सम पूर्णांक के लिए, और 1 3 5 ये जो मान होते हैं आगे r के मान यदि होते तो किसके मान होते हैं, विषम धनात्मक पूर्णांक के लिए। तो यहाँ पे 1 तो है विषम धनात्मक पूर्णांक के लिए और 0 क्या है, सम धनात्मक पूर्णांक के लिए। तो हमको इसको 1 मान लेना है समीकरण को ना। अब यहाँ पे लिखेंगे सम धनात्मक पूर्णांक के लिए, सम धनात्मक या धनात्मक सम पूर्णांक की बात आगे पीछे कैसे लिख दो, सम धनात्मक पूर्णांक के लिए हमको r का मान हमेशा 0 रखना है। यदि यहाँ पे मान लो ये 4 होता है ना, तो r का मान कितना होता, 0 1 2 3 ये होता। देखो यदि ये 4 होता, b का मान b बराबर 4 होता, तो r का मान कितना होता, 0 1 2 और 3 ये होता ना। तो सम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने के लिए हम r बराबर 0 रखते, उसके बाद में r बराबर 2 रखते, है ना, और विषम धनात्मक पूर्णांक के लिए 1 रखते, 3 रखते और 5 होता तो 5 रखते, ऐसा। तो r बराबर 0 रख दो किसमें, इस समीकरण में, तो क्या आएगा, a बराबर 2q प्लस 0। इसका मतलब 0 का तो कोई रोल नहीं होता, जोड़ो चाहे घटाओ, तो क्या आ गया, a बराबर 2q आ गया। अब हम बात कर रहे हैं किसका, विषम धनात्मक पूर्णांक के लिए, विषम धनात्मक पूर्णांक के लिए क्या हो जाएगा, r बराबर के लिए लिख देता हूं पहले, के लिए विषम धनात्मक पूर्णांक के लिए r बराबर हो जाएगा 1। अब समीकरण 1 में r बराबर 1 रख दो, तो a बराबर 2q प्लस r की जगह 1, तो आ गया ये। तो ये सिद्ध करवा रहा था हमको सम धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, 2q के रूप का होता है, और विषम धनात्मक पूर्णांक किसके रूप का होता है, 2q प्लस 1 के रूप का होता है, जहां q क्या है, एक पूर्णांक है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा उत्तर। अतः हम बाद में ये लाइन लिख सकते हैं नीचे, अतः यहां से प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q प्लस 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है। इसके लास्ट में लिख सकते हैं इसको, अतः लगा के यहां से ये पूरा यहां तक होता है, ठीक है। अब ये बेटर और समझ में आएगा अगले उदाहरण में, देखो कैसे होगा अगला उदाहरण। तो बच्चों तीसरा सवाल ये है, एग्जाम्पल सॉरी, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है, q एक पूर्णांक है। देखो पिछले सवाल में तो सम पूर्णांक भी ज्ञात करवाया था, विषम भी ज्ञात करवाया था, लेकिन यहां पे किसकी बात हो रही है, केवल विषम पूर्णांक की। सिद्ध करवा रहा है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक है, या तो उसे 4q प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं या 4q प्लस 3 के रूप में लिख सकते हैं, जहां q एक पूर्णांक है। देखो कैसे करेंगे इसको, पिछले सवाल की तरह करेंगे, सेम टू सेम। तो सबसे पहले तो मैंने बताया वो क्या मानना है, माना कोई धनात्मक पूर्णांक, माना कोई धनात्मक पूर्णांक, अभी सम और विषम की बात मत करना, केवल धनात्मक पूर्णांक, कोई धनात्मक पूर्णांक a है, अतः उसे हम निम्न प्रकार लिख सकते हैं। किस प्रकार लिख सकते हैं बताओ, a बराबर, मैंने बताया था नहीं सूत्र होता है a बराबर bq प्लस r, यानी कि a तो क्या होता है भाज्य, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। यहाँ पर शेषफल जो है भाजक से छोटा, 0 से बड़ा या बराबर होता है, ये बताया था मैंने आपको। तो ये सूत्र होता है। लेकिन मैंने आपको एक बात ध्यान रखने के लिए बताई थी बच्चों, कि जो b का मान हम क्या रखेंगे, जो हमसे सवाल में पूछा है। देखो पिछले सवाल में 2q प्लस 1 ऐसा पूछा था ना, तो हमने b का मान कितना रखा था, 2। लेकिन यहाँ पे 4q प्लस 1 4q प्लस 3 पूछा है, तो हम b का मान कितना रखेंगे बच्चों, 4 रखेंगे। यहाँ पर ध्यान रखना कि जो r का मान होता है
अब 4 से छोटा होगा, पिछले सवाल में 2 से छोटा था, तो 4 से छोटा क्या क्या हो सकता है, 0, 1, 2 और 3, ये 4 शेषफल हो सकते हैं। तो बच्चों एक बात ध्यान रखना, या तो इसको ऐसे लिख देना या ऐसे लिख देना, एक ही बात है ये बच्चों, r का मान या तो 4 से छोटा होगा या 0 से बड़ा या उसके बराबर। तो तुम्हारे समझ में यदि ये आ रहा है तो इसको याद रख लो, कोई बात नहीं, एक ही बात है। r का मान क्या हो सकता है, तो 0, 1, 2, 3, हमेशा शेषफल का जो मान होता है जिसका भाग देते हैं उससे छोटा होता है। जैसे मान लो हमने 8 का भाग दिया तो शेषफल हमेशा 8 से छोटा आएगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इतना आ सकता है। तो वही बात यहाँ पर है। अब बच्चों मैंने आपको एक बात बताई थी कि हम विषम धनात्मक पूर्णांक की बात करें, किसकी बात करें, विषम पूर्णांक की बात करें। तो ये जो समीकरण होती है जिसको हम समीकरण नंबर 1 मानते हैं, इस समीकरण 1 में अब बताओ r का कौन कौन सा मान रखेंगे। तो विषम के लिए 1, 3 यानी कि विषम संख्याएं रखेंगे, और सम पूछता है हमसे तो क्या मान रखते, 0 और 2 रखते, ऐसा रखते हैं ना। तो हम क्या रखेंगे, विषम धनात्मक पूर्णांक के लिए, विषम धनात्मक पूर्णांक के लिए क्या क्या रखेंगे, r बराबर 1 रखने पर, रखो r बराबर 1 इस समीकरण में तो क्या आ जाएगा, a बराबर 4q प्लस r की जगह 1 रख दिया, ये आ गया। पुनः अब की बार क्या रखेंगे बच्चों, r बराबर 3 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, a बराबर pq प्लस इस r की जगह 3 रख दो, 3। तो आप देख सकते हो बच्चों ये आ गया। विषम धनात्मक पूर्णांक कर सकते हैं 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3, 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3। अब यदि सम पूछता हमसे तो यहाँ पे 0 रखते, तो 0 रखने पे क्या आता, 4q प्लस 0 4q आता, 2 रखते तो क्या आता, 4q प्लस 2 आता कि नहीं आता। अब ये दोनों हमने सिद्ध कर दिए, अब नहीं चल सकते, अतः से आगे यहाँ से उतार दो, अतः एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है, जहां q एक पूर्णांक है। ठीक है, तो एक सवाल और बच गया इस एक्सरसाइज का, जिनमें उदाहरण में बात कर रहा हूं मैं। एक्सरसाइज के जो मेन सवाल है उसको तो मैं नेक्स्ट वीडियो पार्ट में करवाऊंगा, लेकिन आज हम इसके 1.1 जो एक्सरसाइज हम कर रहे हैं 1.1, इसके सभी एग्जाम्पल का हम हल कर रहे हैं। तो 3 एग्जाम्पल तो हो गए, एक चौथा एग्जाम्पल और है उसको हम करेंगे। लेकिन इतना करवाने के बाद में मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 3 बताया। ऐसे के ऐसे ही प्रश्नावली में सवाल हैं। सवाल नंबर 2 ऐसा कैसा एक सवाल है, सवाल नंबर 2 वो आप ऐसे कर सकते हैं। यदि घर पे करके देखना नहीं होगा तो कोई बात नहीं, मैं अगले वीडियो पार्ट में, अगले जो वीडियो आएगा इससे, वो मैं प्रश्नावली के सवालों को ही हल करवाऊंगा आपको। ठीक है, तो अब एक लास्ट सवाल बच गया उदाहरणों में, तो वो देखते हैं। चौथा सवाल एग्जाम्पल कैसा है। एग्जाम्पल ये है, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां हैं, वाह अच्छी बात है, और बादाम की 130 बर्फियां हैं। जो मिठाई जो सेलर है, विक्रेता जो है, उसके पास 420 तो काजू की बर्फियां हैं और बादाम की कितनी है, 130 बर्फियां हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहती है, मतलब वो लेडी सेलर है, लेडी दुकान वाली है, तो ऐसी डेयरियां बनाना चाहती है कि प्रत्येक डेयरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये डेयरियां बर्फी की परात में न्यूनतम यानी कम से कम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक डेयरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं। तो दोस्तों बच्चों मैं आपको बता देता हूं कि ऐसा कोई सवाल आता है जिसमें ये कहता है कि इतनी तो ये सामान है और इतना ये सामान है, और इन सामानों में से हमें ढेरियाँ बनानी है और वो ढेरियाँ कम से कम जगह घेरें। तो इस प्रकार के सवालों में जो संख्या दी गई है बच्चों, उनका हमें एचसीएफ निकालना है, यानी कि में से निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको 420 और 130 का क्या निकालना है, में से निकालना है। ठीक है, तो हमारी इस एक्सरसाइज में से निकालने की एक विधि है। कौन सी विधि है वो, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, उससे करेंगे। एक विधि होती थी पिछली क्लासों में, छोटी क्लासों में, अभाज्य गुणनखंड विधि, वो भाग देते थे 2 का नहीं तो 3 का, 3 नहीं तो 5 का, ऐसे देते थे ना, उसमें ऐसे निकालते थे। ऐसा नहीं, अब की बार हम करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। तो किसका में से निकालना है,
420 और 130 का HCF निकालना है हमको। तो बच्चों कैसे निकालेंगे, मैंने बताया आपको बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देंगे। तो मैं 420 में भाग दूंगा 130 का, तो 13 दूनी 26 और 13 ती 39, 3 बार जाएगा कम से कम। तो 3 बार देता हूँ, देखो कितना आता है 390। 13 ती 39 और एक 0, तो घटा लिया 0, 2 में से 2 नहीं घटेगा, हासिल ले ली। 12 में से 9 गया तो 3 बच गया, यहाँ पे कितना बच गया, 3 में से 3 गया तो 0। उसके बाद में इस 30 का भाग देंगे 130 में, दे लो। तो 3 चौके 12, 4 बजाएगा कम से कम, 120 आ गया। 4 ती 12 ती हो गया और एक 0 यह है 0 1। अब हम 10 का भाग दे लो किसमें, 30 में, 10 तिये 30, तो शून्य आ गया बच्चों। तो HCF क्या आ जाएगा बताओ, किसका भाग देने पर शून्य आया, 10 का भाग देने पर, तो 10। तो यानी कि हमको जो परात में जो डेयरी बनानी है बर्फियों की, वो 10-10 की डेयरी बनानी है। तो ये हमारा उत्तर है दोस्तों। तो कैसा लगा ये पार्ट आपको, आपको कोई शंका है इन सवालों में, जहाँ पर आपको समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में नीचे ज़रूर लिख देना क्या समझ में नहीं आया आपको। और पसंद आया हो तो बच्चों वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने साथियों को शेयर कीजिएगा व्हाट्सएप पर। और यदि नए आए हो इस चैनल पे आप, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं आपको टाइम से टाइम सबसे पहले मिल सकें। मिलते हैं बच्चों अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।